नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक रात 9 बजे। दिल्ली में हुर्रियत नेता शब्बीर शाह की पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित से मुलाकात के बाद भारत भड़क गया है। सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान के साथ होने वाली विदेश सचिव स्तर की वार्ता को रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने इस मुलाकात को सीधे भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करार दिया है। 25 अगस्त को इस्लामाबाद में दोनों सचिवों की मुलाकात तय थी, जो कि अब नहीं होगी। हम चर्चा इस पर करेंगे। पाकिस्तान के साथ भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट आप देख लीजिए। नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की इस गर्मजोशी को रिश्तों में नए युग का नाम दिया गया। करीब पौने 3 महीने तक दोस्ती का दम भरपूर भरा गया और सब कुछ ठीक रहता तो आज से हफ्ते भर के बाद दोनों मुल्कों के विदेश सचिव बातचीत की टेबल पर आमने सामने भी होते। पहल तो भरपूर हुई, लेकिन दोस्ती निभाने के बजाय पाकिस्तान की पैंतरेबाजी को मोदी सरकार ने बर्दाश्त नहीं किया। विदेश सचिवों की बैठक से पहले पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने हुर्रियत नेता शब्बीर शाह से मुलाकात की और ठीक इसी मोड़ पर सरकार ने बातचीत रोकने का सख्त फैसला पड़ोसी को सुना दिया। एक तरफ पाक हाई कमिश्नर के हुर्रियत नेताओं से मुलाकात, तो दूसरी तरफ सीज फायर के समझौते का छलनी होना। मोदी सरकार पर दबाव बढ़ रहा था कि पाकिस्तान से दोस्ती और बातचीत को लेकर कोई सख्त फैसला किया जाए। बीती रात 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर की बंदूकें आग उगलती रही और आज हुर्रियत नेताओं की पाक हाई कमिश्नर से मुलाकात के बाद सरकार ने करारा फैसला लेने में वक्त नहीं गंवाया। स्वाभाविक है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के भीतर जो ताकतें हैं वो रिश्ते सामान्य हों, वो नहीं चाहते। भारत से दिखावे की दोस्ती का दम भरते हुए पाकिस्तान ने अलगाववादियों को गले लगाया और आज वही नेता। मोदी सरकार ने बड़ी उम्मीदों से दोस्ती की उलझी गांठों को सुलझाने की पहल की थी, लेकिन कुटिल चालों और धोखे का खंजर चलाने से पाकिस्तान बाज नहीं आया। भारत पाक विदेश सचिवों की बैठक से पहले हुर्रियत नेताओं से हाई कमिश्नर की मुलाकात पर दिल्ली में भी सियासत गर्मा गई। हिंदू राष्ट्र सेना के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और देर शाम तक इधर अलगाववादी नेता शब्बीर शाह पाकिस्तान हाई कमीशन के इस बिल्डिंग से बाहर निकले और उधर भारत सरकार ने पाकिस्तान से दो टूक कह दिया कि अगर बातचीत अलगाववादी नेताओं से ही करनी है तो फिर सरकार से बातचीत की क्या जरूरत है। और ये कहते हुए भारत सरकार ने 25 तारीख को होने वाली सचिव स्तर बातचीत से मना कर दिया। कैमरामैन जैनेंद्र के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। तो जब इस मुलाकात की खबर आई थी, उस वक्त से सरकार को घेरा जा रहा था। सरकार ने यह फैसला लिया है, लेकिन घेरबंदी एक बार फिर हो रही है। यह फैसला कितना सही है, कितना गलत है, इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे और इसका नुकसान किसे होने वाला है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हम सबसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से रक्षा विशेषज्ञ सुल्तान हली जी जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिद्धार्थनाथ सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ ज्योति मल्होत्रा हैं, जो कि सीनियर राइटर हैं इंडिया टुडे के साथ, और साथ ही मीम अफजल जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि पूर्व एम्बेसडर राजीव डोगरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कुछ ही पलों में यासीन मलिक, जो कि चेयरमैन हैं JKLF के, जुड़ गए हैं हमारे साथ। यासीन मलिक भी जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल सिद्धार्थनाथ जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्योंकि सरकार का फैसला है, सरकार का ही फैसला था कि पाकिस्तान के से नवाज शरीफ को निमंत्रण दिया गया था, सरकार का ही फैसला था कि पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया था। आज जब ये फैसला आया है, तो क्या हम ये माने कि दोस्ती की जो राह पकड़ी थी, अब वो राह खत्म है, अब उसके आगे जो रोड ब्लॉक लगा है वो दोबारा कभी शुरू नहीं होगा? देखिए, नए प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने एक निर्णय लिया था कि सार्क कंट्री के जितने प्रमुख जो लीडर्स हैं या उनके देश के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको बुलाया जाए। वो सब लोग आए। देश के अंदर ही उसकी सराहना नहीं हुई, पूरे विश्व में हुई और ये एक अच्छा कदम था। और उस समय जो संदेश भारत की सरकार दे रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे थे कि वो इस सब कॉन्टिनेंट में शांति चाहते हैं, क्योंकि शांति होगी जब भी हम लोग सब लोग एक साथ बढ़ सकेंगे आगे। उसके बाद जो एक कोई कॉम्पोजिट डायलॉग नहीं होने जा रहा था, एक दो विदेश मंत्रियों के बीच में एक चर्चा का विषय था। लेकिन जब से जब वो आए थे स्वेरिंग इन से और आज तक की बीच में पाकिस्तान लगातार एक के बाद एक
जो LOC के ऊपर सीज फायर था उसका उल्लंघन करती गई। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब जम्मू और कश्मीर का अभी दौरा था हाल में, उन्होंने वहां से एक कड़ा मैसेज भी दिया था कि पाकिस्तान शायद समझ जाए, लेकिन वो भी समझे नहीं। और अब जो हुर्रियत के लोग हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, अलगाववादी हैं, उनके साथ किस प्रकार से मिलना चाहिए ना मिलना चाहिए, हमारे विदेश मंत्री विदेश सचिव के माध्यम से उनको कहा भी गया यहाँ पे जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर है कि आप उनसे बातचीत ना करें, अच्छा रहेगा। लेकिन उन्होंने सेपरेटिस्ट को चुना और भारत की सरकार से बातचीत ना करने की उनका निर्णय रहा। ये जो चीज़ें घटनाएं हुई हैं एक दिन से नहीं हुई हैं, ये पीछे चलती आई हैं पिछले 2 महीने से। और भारत की सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया, एक सकारात्मक निर्णय लिया और निर्णय के साथ पाकिस्तान ये बड़ी बात है कि दिन में ही सचेत कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद ये पाकिस्तान उच्चायुक्त जो हैं वो अपनी कदम पर आगे बढ़े। मीम अफजल जी, आप लोग कह रहे थे कि सरकार खामोश क्यों है, क्यों भारतीय जनता पार्टी जो इतना उछल कर बातें किया करती थी, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है, हुर्रियत नेताओं से मुलाकात की जा रही है, लेकिन बीजेपी खामोश है, अब खुश हैं, संतुष्ट हैं आप इससे? देखिए, खुश होने की कोई बात नहीं है श्वेता जी। इससे पहले मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2 साल पहले जब जरदारी साहब तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मुलाकात हुई और उसी वक्त हमने क्लियर कर दिया था कि टेरर और टॉक ये दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, और हमने उस पर अमल किया। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये फैसला लिया कि सार्क के बहाने, आज वो ज़्यादा बात सार्क की नहीं कर रहे हैं, आज पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अभी सिद्धार्थ नाथ भी ये कह रहे थे, जबकि उस वक्त उनका सारा दबाव ये था कि हमने सार्क के देशों को बुलाया, पाकिस्तान को नहीं बुलाया। आज वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को बुलाया था। तो करनी और कथनी में थोड़ा फ़र्क है। मेरा नहीं, हमारा कहना ये था कि इन्होंने जल्दबाजी में वो फैसला किया था और उसी का ये नतीजा है। हम जानते थे कि ये होना है और हो रहा था बराबर, लेकिन हम ये कहते हैं कि पावर की एथिक ज़रा अलग होती है। जब आदमी पावर में आता है तो वो सोचता है कि शायद रातों रात दुनिया बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी और पाकिस्तान के रिलेशंस की एक हिस्ट्री है, उसको समझे बगैर, सोचे समझे जो मोदी जी ने कदम उठाया और उनको इनवाइट किया, आज ये उसका नतीजा सामने आया है। मैं मानता हूँ कि आज जो फैसला लिया गया वो वही है जो हमने पहले लिया था, और हमारी बात सिद्ध हो गई कि टॉक एंड टेरर दोनों साथ साथ नहीं चलिए। जिन 2 पक्षों का और सीधे सरोकार है उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। यासीन मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुल्तान अली जी जुड़े हुए हैं। यासीन मलिक जी, जो फैसला लिया गया है आज, उससे कितना धक्का पहुंचा है आपको? देखिए, हमें तो कोई धक्का नहीं पहुंचा है। बेसिकली ये है कि 24 साल के बाद जो हिंदुस्तान के नए प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तो उन्होंने एक फ़ैसला किया कि अब जो भी कोई पाकिस्तान से आएगा तो वो यहाँ कश्मीरियों से नहीं मिलेगा। हालांकि मैं नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि मैं अपने जो उसका प्रेडिसेसर है अटल बिहारी वाजपेयी जी, आई विल फॉलो हिट फुटस्टेप्स इन लेटर एंड स्पिरिट। इट वाज अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब उन्होंने आगरा समिट के लिए बुलाया था पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मिस्टर मुशर्रफ जी को, तो मुशर्रफ जी जब आए हिंदुस्तान तो वाजपेयी जी से वो पहले मिले कश्मीरी लीडरों को, और हुकूमत हिंदुस्तान ने उस वक्त ये फैसिलिटेट कराया ये उनकी मीटिंग। उसके बाद पिछले 24 साल में जो भी प्राइम मिनिस्टर आया, वीपी सिंह जी, उसके बाद चंद्रशेखर जी, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, उसके बाद जो आए हैं IK गुजराल, उसके बाद आए अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसके बाद मनमोहन सिंह जी के 10 साल में तक जितने भी हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर आया, प्रेसिडेंट आया, जो भी आए, तो उस दौर में जो मीटिंगें हुई वो इंडियन स्टेट ने फैसिलिटेट कराई। बल्कि मैं आपको याद दिलाऊं, जब दिल्ली में प्रेसिडेंट मुशर्रफ जी आए थे तो वहाँ पर सारी सड़कें बंद थी, मेरे को भी दावत थी, तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने मुझे अपनी गाड़ी में मीटिंग तक ले गए। तो ये सारी मीटिंगें पिछले 24 साल से, जितने भी पिछले 24 साल से हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने उसको फैसिलिटेट करवाया। आज नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी के फलसफे पे चलूँगा, आज उन्होंने अपना नया फलसफा शुरू किया है। वो कहता है मुझे सारी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल स्पेस जितनी भी है वो मुझे सब बंद करनी है, और इसका मतलब ये है कि कश्मीरियों को उन्होंने ये मैसेज दी है कि हिंदुस्तान बातचीत के ज़रिए इस मसले को बिल्कुल हल नहीं करना चाहता।
यासीन मलिक जी, शायद जो बात कही गई है भारत सरकार द्वारा वो स्पष्ट तौर पर यह है कि अपने अंदरूनी मसलों में दखलंदाजी नहीं चाहते हैं। जिस तरीके से पहले बातचीत और तब जबकि कह दिया गया था कि आप बातचीत न करिए। सुल्तान अली जी, यही आपसे जानना चाहेंगे, बता दिया गया दिन में कि आप मत मिलिए, हमें ये मंजूर नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ढर्रे पे बातचीत हो। हर सरकार का अपना तरीका होता है। क्यों पाकिस्तानी उच्चायुक्त को जरूरत था, क्यों हाई कमिश्नर को जरूरी था कि वो फिर भी मुलाकात करने पर आमादा रहे? देखिए, पहली बात तो ये कि जो आप कह रहे हैं अंदरूनी मामला, तो अगर हमारे हाई कमिश्नर जो दिल्ली में है अब्दुल बासित साहब, वो नागालैंड, मिजोरम या मार्क्सिस्ट जो है, इनसे अगर मिले होते तो ये आपका बिल्कुल अंदरूनी मामला और हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम उन तक रसाई करें, उनसे बात भी करें। लेकिन जहाँ तक कश्मीरियों का मामला है, ये अंदरूनी नहीं है, ये तो यूनाइटेड नेशंस ने इसको रिकग्नाइज किया हुआ है कि ये एक डिस्प्यूटेड इशू है और इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन का जो सॉल्यूशन यूनाइटेड नेशंस ने दिया है वो बिल्कुल अलग है। उसमें पाकिस्तान को पहले पहल करनी है, इसलिए यूनाइटेड नेशंस की दलील के पीछे न छुपे। अगर मौजूदा सरकार ने बता दिया था कि उन्हें मंजूर नहीं है इस तरह की बातचीत, तो क्या पाकिस्तान सरकार संजीदा नहीं थी कि बातचीत आगे बढ़े? देखिए, जहाँ तक आपकी सरकार ने एडवाइजरी अगर दी हमारे हाई कमिश्नर को, तो मैं इसमें प्रीवी नहीं हूँ क्योंकि ये बात हमारी मीडिया में नहीं आई, और अगर दी तो ये उनका हक था। लेकिन हमारे हाई कमिश्नर जो हैं, जैसा कि अभी यासीन मलिक ने भी आपको याद दिलाया है कि गुज़श्ता बरसों में और खुसूसन बीजेपी की हुकूमत में भी ये प्रैक्टिस चलती रही है, तो इसको इतना सीरियस लिया जाएगा ये हमें नहीं अंदाज़ा था। और अगर आपने इतना सीरियस इसको लिया है तो फिर आपने तो एक तरह से शटर्स गिरा दिए हैं ना। बातचीत से ही बात आगे चलती है। कोई मसला है तो जब भी हमारे बीच में दोस्ती नहीं हो पाई है, लेकिन उसकी वजह से नुकसान किसका हो रहा है? आपकी आवाम का, हमारे आवाम का। और अगर हमने आगे बढ़ना है तो हम बातचीत से ही इन चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं ना। अगर आप समझते हैं कि हमने एक गलती की है तो इसको भी हम बातचीत के जरिए रिजॉल्व कर सकते हैं। ये कह देना कि हम आपसे कुत्ती हो गए, हम आपसे बात नहीं करेंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये हल है। तो लगातार हमारी चर्चा जारी है इस बात पर, क्योंकि भारत पाकिस्तान में जो सचिव स्तर की बातचीत होनी थी 25 तारीख को, उसे फिलहाल कह दिया गया है कि वो बातचीत नहीं होगी। यानी भारत पाकिस्तान रिश्ते जो सुधरते हुए दिख रहे थे, फिलहाल उस पर एक विराम लगा हुआ नजर आ रहा है। राजीव डोगरा जी, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, आप भारत पाकिस्तान रिश्तों के पारखी रहे हैं, सालों से आपने देखा है कि किस तरीके से रिश्ते अच्छे और खराब होते रहे हैं। आज का जो डेवलपमेंट है उसे किस नजरिए से आप देख रहे हैं? किसे सबसे ज्यादा नुकसान इसका? देखिए, नुकसान तो दोस्ती को होगा, पर जहां दोस्ती की बात आई वहां ये देखिए कि MFN स्टेटस, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, उसको जब उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो उसको कहा जाता है कि सबसे पसंदीदा मुल्क। तो पाकिस्तान को ये ऑब्जेक्शन है कि भारत को पसंदीदा मुल्क क्यों कहा जाए। तो जहां तक दोस्ती की बात है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड व्यू पॉइंट है पाकिस्तान का भारत के बारे में, और उसका जो रुख है उसको बदलने के लिए मोदी सरकार ने कोशिश की थी 26 मई से। पर मोदी सरकार ने यह भी कहा था कि बंदूक की गोली और डायलॉग साथ साथ नहीं चल सकते। तो अगर आप देखें, उसके बाद एक सीज फायर वायलेशन होती रही, टेररिस्ट एक्ट होते रहे। 2 दिन पहले 2 BSF जवान मारे गए और 8-10 घायल कर दिए। कल रात की बात है कि 20 BSF पोस्ट पे इन्होंने निशाना बनाया, जबकि पिछले साल जब काफ़ी टेंशन बढ़ गई थी तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही सीज फायर वायलेशन करते थे। इस साल पिछले चंद हफ्तों में इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो किया ही है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी किया। इंटरनेशनल बॉर्डर पे किया है ज्योति जी। पिछले 10 दिनों में 11 दफा ये वायलेशंस देख चुके हैं। एक तरफ वो है जिसे लेकर मोदी सरकार फिर भी शांत थी, उसकी भी आलोचना हो रही थी। दूसरी तरफ ये कि आपको बताया जाता है कि हमें नहीं पसंद कि आप फला से बातचीत करें, और फिर भी आप आगे जाते हैं। देखिए श्वेता, मैं आपसे इस बात से ज़रूर सहमत हूँ कि जब आज दोपहर में भारत के विदेश सचिव सुजाता सिंह ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को करीब 3 बजे फ़ोन करके कहा कि देखिए, हमारे लिए ये जो अगले सप्ताह बातचीत होने वाली है और इसके पहले आप जो है शाबिर शाह या बाकी हुर्रियत के लीडर्स के साथ ना मिलिए, तो उनको एक कर्टसी वाली भी बात होती है कि हम एक
नए सिरे से उसको शुरुआत भी कर रहे हैं, एक नई सरकार आई है भारत के अंदर, तो और इसको फॉरेन सेक्रेटरी की बातों को नज़रअंदाज करना और फिर उसके बाद शबीर शाह से मुलाकात करना, ये मुझे लगता है बहुत ही गलत हुआ है। और सब देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि अमन की आशा की मैं सबसे बड़ी नुमाइंदा हूँ, शायद दिल्ली में ही नहीं पूरे भारत में, भारत पाकिस्तान के बीच। लेकिन इस तरह से अगर कोई रिक्वेस्ट अगर आपको करता है और वो भी इतने बड़े जो है डिग्निटरी जैसे भारत की फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो कोई छोटी मोटी कोई ऑफिशियल नहीं है, उन्होंने आपको रिक्वेस्ट किया कि आप जो है ना मिलें इनसे, तो और ये मैं दूसरा आपको ये भी बताना चाहूँगी श्वेता कि जब मई में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वेरिंग इन पे उन्होंने सब सार्क के लीडरान को निमंत्रित किया था, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी आए थे, नवाज शरीफ साहब, उस वक़्त भी उनके आने से पहले भारत ने पाकिस्तान को एक मैसेज भेजा था, उनसे कहा था कि आप जब आएंगे, जब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो आप हुर्रियत वाली मीटिंग ना मांगे। अभी यासिन मलिक ने कहा कि जब 2005 में परवेज मुशर्रफ दिल्ली आए थे तो उनकी मुलाकात हुई थी हुर्रियत के साथ, उनके साथ भी, यासिन मलिक के साथ भी हुई थी, और ये बहस अपनी जगह ठीक है या गलत है, हुर्रियत के जो लीडर्स हैं उनके साथ मिलनी चाहिए नहीं मिली, ये अलग बात है। लेकिन जब नवाज शरीफ आए थे उनसे ये कहा गया था, उनसे एक रिक्वेस्ट की गई थी कि आप ना मिलें, और नवाज शरीफ ने हुर्रियत के लीडर्स के साथ मीटिंग नहीं मांगी, तो तब वो एक सेंसिटिव थे भारत के प्रति। से मंशा साफ थी, ऐसा भी नहीं है कि कोई नई बात नहीं, देखिए साफ थी या नहीं साफ थी, लेकिन रिक्वेस्ट उन्होंने मांगी और मानी। इस वक्त जो आज की तारीख में जो हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने जो अपनी मर्जी से किया, इस्लामाबाद की सहमति से किया, नवाज शरीफ की सहमति से किया, पाकिस्तान की फौज की सहमति से किया, ये सब हम नहीं जानते। नई सत्ता के साथ ऐसा महसूस हो रहा था कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक नई सुबह देखने को मिलेगी। 25 तारीख को सचिव स्तर की बातचीत होनी थी, लेकिन ऐसा अब नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से कहा गया था कि कश्मीरी अलगाववादी नेताओं से बातचीत न करें पाकिस्तानी उच्चायुक्त, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद ऐसा किया। इस वजह से भारत सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि अब 25 तारीख को होने वाली बातचीत नहीं होगी। हमारे साथ लगातार तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। हम एक बार फिर आपसे उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से डिफेंस एक्सपर्ट सुल्तान हली जी जुड़े हुए हैं, राजीव डोगरा जी हमारे साथ हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मीम अफजल जी हैं, साथ ही ज्योति मल्होत्रा हैं, और इसके अलावा हमारे साथ सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं और यासिन मलिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा अपनी शुरू करते हैं सिद्धार्थनाथ जी आपसे, क्योंकि अभी यासिन मलिक जी ने एक बात कही परंपरा की कि ये कोई नई बात नहीं है कि कश्मीरी नेताओं से मुलाकात हुई है पाकिस्तान की तरफ से, पहले भी ऐसा होता रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भी हुआ है। दरअसल आपकी सरकार की तरफ से ही कहा गया था एक दफ़ा कि विदेश नीति कोई सरकार के साथ नहीं बदलती, विदेश नीति एक सिलसिला है। लेकिन क्या यहाँ पर हम मोदी की विदेश नीति अलग देख रहे हैं कि अब अगर मुलाकात की, इस तरह की मुलाकात की कोशिश की जाती है तो वो सरकार को अब से मंजूर नहीं होगा? देखिए, विदेश नीति सिचुएशंस के ऊपर होती है, वो कूटनीति का एक हिस्सा होता है। क्या उस समय की सिचुएशन है और क्या आज की है, उसके लिए एक किस प्रकार की कूटनीति अपनानी वो करा जाता है। मगर यासिन मलिक जी कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने अलाउ किया था कि सेपरेटिस्ट लोग मिल सकते हैं पाकिस्तान के एम्बेसडर, हाई कमिश्नर या उनके लोग जो वहाँ से नुमाइंदे आ रहे हैं, तो ये उस समय कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाँ करा था, तो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना कर रही है पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को, तो उनको इसकी बात सुननी चाहिए थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो ये बड़ा सेंसिटिव है, संवेदनशील मामला होता है, कहाँ किस लेवल तक ले जाने चाहते हैं, उसके बाद भी वो जिद पे अड़े, तो वो जिद नहीं कहूँगा, ये उनकी कोई नीति है पाकिस्तान की कि उन्होंने हमारे विदेश सचिव से की बात नहीं सुनी। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रुख होता है वो समय समय पे बदलता है, मगर ओवरऑल जो नीति होती है वो सही एक होती है कि पाकिस्तान के साथ हमारा समझौता होना चाहिए पीस के ऊपर, मगर पाकिस्तान वही उल्लंघन करते रहेगा और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रहेगा, वहाँ से LOC के ऊपर सीज फायर वायलेशन होता रहेगा। तो इस प्रकार की घटना होगी तो टॉक्स और टेरर जो कहा गया था वो नहीं हो सकता एक साथ। मगर मेरे कांग्रेस के, मैं इसमें कांग्रेस के साथ उलझना नहीं चाहता, मगर अपने मित्र को इतना बता देना चाहता हूं कि आपकी नीति टॉक्स एंड टेरर की नहीं रही है। आपको याद आना चाहिए कि जनवरी 2004 में अटल जी और मुशर्रफ साहब के बीच में हुआ था कि सरजमीन जो पाकिस्तान की है वो वहां से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होएगा।
उसका आपने रिवर्सल आपकी सरकार ने किया था, वो शर्म शेख ने किया था, और आपके कुछ नेता यहाँ पे नाराज भी थे इस चीज को लेके। तो टॉक्स एंड टेरर का रिवर्सल जो था वो आपके टाइम पे हुआ था। लेकिन इस समय आपसे उलझूंगा नहीं, मैं हमारा है पाकिस्तान को आपने बात भी कर दी और कह रहे हैं उलझूंगा नहीं। जो पाकिस्तान को जो संदेश है कुछ वो कहना ठीक से दे दिया गया। मैं कुछ कहना चाहूंगी। आपको याद होगा सिद्धार्थ नाथ सिंह जी कि अप्रैल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री कश्मीर गए थे। मुझे तारीख भी याद है, अप्रैल 15 की तारीख थी, जहां पर उन्होंने कश्मीर की आवाम को संबोधित करते हुए कहा कि हम इंसानियत के दायरे में बात करना चाहते हैं। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि हम इंसानियत के दायरे में बात करना चाहते हैं। जो और वही शब्द, इंसानियत वाला जो शब्द है, कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट किया गया था कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है। अब देखिए, ये अखबारों में रिपोर्टेड है, अब मुझे ये नहीं मालूम कि ये मिसकोटेड है या कुछ और है, लेकिन अखबारों में भी उन्होंने, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसी शब्द का इस्तेमाल करते हुए, इंसानियत वाले शब्द का इस्तेमाल करते हुए, दायरे में कि हम इंसानियत के दायरे में कश्मीर की आवाम से बात करना चाहते हैं। और ये मेरे ख्याल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर की यात्रा से होकर आए थे, जिसमें और बहुत अच्छी यात्रा उनकी रही थी, तो देखिए ये बहस हम जरूर कर सकते हैं कि हुर्रियत के नेताओं के साथ पाकिस्तान के हाई कमिश्नर या किसी और पाकिस्तान के किसी लीडर की बातचीत होनी चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन ये हमारे ही नागरिक हैं, ये इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, ये इंडियन सिटीजन हैं। और मुझे नहीं लगता कि आप जी कहिए। ज्योति जी, इंसानियत के दायरे का ये नहीं मतलब होता कि अलगाववादी लोग बंदूक उठाकर जो लोग हैं उनके ऊपर गोलियां बरसाएं और इस प्रकार का आतंक को वो सपोर्ट दें। हाँ, बातचीत जो करनी है हमें अपने सिटीजन से, चाहे वो नक्सल वाले हों, चाहे वो सेपरेटिस्ट हों, उनसे हमें बातचीत करनी है, वो सरकार का विषय है, सरकार करेगी। मगर इंसानियत के दायरे का ये नहीं मतलब होता कि आप किसी से भी बात कर लें जो बंदूक के सहारे से बात करना चाहते हैं और शांति की प्रक्रिया में विश्वास नहीं करते, और जो भारत को और जम्मू और कश्मीर को भारत का अंग नहीं मानते, जबकि वो पार्लियामेंट का एक यूनानिमस डिसीजन रहा था 1993 में, तो उसको भी ना माने तो शायद हमें उस पे प्रश्न चिन्ह उठाने का हक बनता है। एक्चुअली वो रेजोल्यूशन 1994 में था, वो जो रेजोल्यूशन पार्लियामेंट का था वो 1994 में था। मैं आपसे सहमत हूँ सिद्धार्थ नाथ सिंह जी कि हम जो है इंसानियत के दायरे में ज़रूर बात करेंगे। जो बंदूक उठा के बात करना चाहते हैं उनसे हमें नहीं बात करनी चाहिए। देखिए, वो बहस अलग है। मैं सिर्फ ये आपसे कह रही हूँ कि हुर्रियत के जो लोग हैं वो भी भारतीय नागरिक हैं, और जब वो शांतिपूर्वक अगर बात करना चाहते हैं वो अलग बात है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने भारत के विदेश सचिव, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ तारिक पीरजादा जुड़ गए हैं, पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तारिक पीरजादा जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो फैसला लिया गया है भारत सरकार की तरफ से, हालांकि ये भारतीय हुकूमत ही थी जिसने जो पाकिस्तान के पास जाकर उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, एक बार फिर बातचीत के रास्ते खोले थे, लेकिन वो बातचीत के रास्ते एक बार फिर बंद हैं क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। देखिए, आप लोगों का मसला, हिंदुस्तान का मसला, कांग्रेस का मसला, और अब मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का मसला ये है कि आप लोग कहीं से ये समझ बैठे हैं, और जैसा कि आपके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लेह के अंदर भी ये कहा था, अभी जो कश्मीर का दौरा किया था, कि चूँकि पाकिस्तान की सरकार में रवायती जंग लड़ने की ताकत नहीं है, इसलिए वो कश्मीर में कार्रवाई करते हैं। हम कश्मीर में तो कार्रवाई नहीं करते, लेकिन ज़रा जिसने मैं आ रहा हूँ उस बात की तरफ, ये इसका ताल्लुक है, मेरी लॉजिक है। देखिए, कश्मीर में जो मुज़ाकरात हैं, जो बात हैं, वो तो मुज़ाकरात के ज़रिए चलने चाहिए, वरना ये जो बात है कि पाकिस्तान में लड़ने की ताकत नहीं है, ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है जो मोदी जी के एडवाइजर्स ने उनको दी है, करने का मौका दिया है। तो उनकी सारी बात से आपने सिर्फ इसी बात पर आपको ऑब्जेक्शन हुआ कि पाकिस्तान में लड़ने की ताकत नहीं है? वो तो इस बात पर बोल रहे थे कि क्यों बॉर्डर पर फायरिंग की जाए, क्यों इंसर्जेंट्स अंदर भेजे जाए। ये इतनी बात नहीं है, जरा मेरी बात सुनिए। देखिए, ये एक स्ट्रेटेजिक सुसाइड की दावत है। जब आप ये कहते हैं कि ये मुल्क तो ताकत ही नहीं रखता, इससे क्या बात करनी,
ये देखिए आपने जो आज बात की पाकिस्तान है की फौज जो उसी है का सिलसिला है इस कि बात हमें पे परवाह नाराज नहीं है, होकर भारत से पाकिस्तान से ताल्लुकात आज ही खत्म कर देते हैं। और उसके लिए जो बहाना आपने बनाया है हुर्रियत का, अरे हुर्रियत से तो आप 100 साल से बात खुद करते आ रहे हैं, आप हमें कैसे रोक सकते हैं? यासिन मलिक जी, क्या तारिक पीरजादा से आप इस बात पर सहमत हैं कि यह सिर्फ एक बहाना है बातचीत को रोकने का? देखिए, जो मैंने अभी तक आप लोगों की चर्चा सुनी, आप लोग बहुत से इश्यूज को कंफ्यूज कर रहे हैं। कभी आप कह रहे हैं कि बॉर्डर पे टेंशन है, बॉर्डर पे एलओसी पे वायलेशन हो रही है, या तो आप उसको बहाना बनाए कि इसलिए आप लोगों ने फॉरेन सेक्रेटरी की टॉक्स कैंसिल की हैं। लेकिन जो फॉरेन सेक्रेटरी ने खुद कहा, उसने कहा कि मैंने जी इसलिए पाकिस्तान के साथ कैंसिल किया है बातचीत क्योंकि वो कश्मीरी लीडरों को मिलना चाहता है। अब मामला ये है कि आप कहते हैं जी नीतियां बदल जाती हैं, लेकिन मुझे आप ये बताएं, पिछले 24 साल से तकरीबन 10 प्राइम मिनिस्टर आए और उन 10 प्राइम मिनिस्टरों की मौजूदगी में जितने भी पाकिस्तान से, चाहे उनका प्राइम मिनिस्टर साहब आया, चाहे उनके प्रेसिडेंट आए, चाहे उनके फॉरेन सेक्रेटरी आए, उन सबों ने कश्मीरियों के साथ बात की और हुकूमत हिंदुस्तान ने उस मीटिंग को फैसिलिटेट किया। क्या वो सब लोग गलत थे? कि आज की जो हुकूमत है ये अकेले वाहिद सही लोग हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने मुशर्रफ साहब से मिलने से पहले फैसिलिटेट की मीटिंग कश्मीरी लीडरों के साथ परवेज मुशर्रफ साहब की, क्या वो गलत थे? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी गलत थे? जब उन्होंने रमजान सीज फायर किया तब उन्होंने कहा कि कश्मीरी लीडर पाकिस्तान जा सकते हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान से मिल सकते हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान से मिल सकते हैं, ये मिलिटेंट लीडरों के साथ मिल सकते हैं, ताकि ये एक जेन्युइन एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। एक यासिन मलिक जी, सवाल आप सुलगते हुए उठा रहे हैं। अभी तक जी, क्या अभी तक जितने सवाल अहम है, एम्बेसडर डोगरा, क्या आप इन सवालों का जवाब दे पाएंगे कि हुकूमतें बदलती रही लेकिन रुख कभी नहीं बदला? आज तक कभी किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया इस बात पर। मैं पूरे सवालों का जवाब देता हूं। यासिन मलिक जी तो बहुत यंग हैं, पर इनके पैदा होने से पहले 1947-48 में, फिर उसके बाद 1965 में और 1971 में कश्मीरी सबसे पहले थे जिन्होंने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मारा, पीटा और उनको अरेस्ट किया। जहां तक यासिन मलिक और इनके साथियों का सवाल है, कोई 22-23 साल पहले इनकी ऑर्गेनाइजेशन हुर्रियत बनी और उस टाइम पे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कश्मीर में हाइट पे था। तो तब उस दबाव के कारण ये एक रिवाज सा शुरू हुआ कि वो आके यहाँ पे भी दहाड़ना शुरू कर दिया। जो भी पाकिस्तान लीडर आता था आके इनको मिलता था कि इससे भारत के ऊपर प्रेशर बनता रहे। ये है उसकी बैकग्राउंड। पर वो टेररिज्म जो है वो रीजन था। अब टेररिज्म को हम अपनी तरफ से सुलझाएंगे, पर जहां तक टेररिज्म का सवाल है, मैं पाकिस्तान के भी एग्जाम्पल देना चाहता हूं। लाल मस्जिद के लोगों के साथ पाकिस्तान ने, मुशर्रफ साहब ने डायलॉग शुरू किया। जब डायलॉग खत्म हो गया, सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसी मस्जिद को उन्होंने तोपें चलाई। इसी तरह तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ ये नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने डायलॉग किया हाल ही में। जब वो डायलॉग सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आर्मी ने तोपें चलाई और पूरे के पूरे 1 मिलियन लोग नॉर्दर्न वजीरिस्तान से निकाल दिए गए। सो कोई देश अपने देश के अंदर जो मर्जी करे उसमें दूसरे मुल्क को दखल नहीं देना चाहिए। राजीव डोगरा जी, अभी भी वो सवाल बाकी रह जाता है कि क्या अलग अलग सरकारों का जो ये रुख था वो सही था या गलत था? मीम अफजल जी से उसका हम जवाब लेंगे। चर्चा हमारी जारी है। मीम अफजल जी, एक सवाल जो यासिन मलिक जी ने उठाया था, वो सवाल ये कि क्यों इतने सालों से बातचीत करने की इजाजत दी गई और अचानक आज भारत सरकार का रुख उन्हें बदला नजर आ रहा है? मैं चाहती हूं कि सियासत से परे हटकर आप ये जवाब। देखिए, मैं बिल्कुल सियासत से परे हट करके आपको मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हमेशा परिस्थितियाँ और हालात के मुताबिक ही सरकार फैसला लेती है, लेकिन जो ब्रॉडर एक डिप्लोमेसी होती है किसी भी कंट्री के साथ, वो कंटिन्यू करती है। खुद सुषमा जी ने पार्लियामेंट के अंदर ये बात कही। हालांकि बड़ा चर्चा हुआ था कि मोदी जी ने कोई नई कूटनीति और कोई नई डिप्लोमेसी शुरू कर रहे हैं, वो बिल्कुल अनोखे अंदाज से आगे चल रहे हैं। लेकिन सुषमा जी ने 2 इश्यूज़ पर कम से कम ये
माना कि हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। हम लोग जो कंटिन्यू हमारी एक पॉलिसी है उस पर चल रहे हैं। छोटा मोटा हो सकता है, मेरा अंदाज़ा ये है कि मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने आते ही ये शुरू किया था और ये सोच के किया था कि शायद वो भी अटल बिहारी वाजपेयी की तरह कुछ एकदम लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह कर पाएंगे, और किया भी उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने किया भी। और उस वक्त उन पर क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ और वो लोग उनसे रोज़ आवाम भी सवाल कर रहे थे कि कल तक आप इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान के बारे में क्या कहते थे और अचानक आपने कैसे। तो उस वक्त बड़ा दबाव में आकर के उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो सार्क को बुलाया है। लेकिन आज उसका नतीजा देखिए, मेरा ये मानना है मैं बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, मेरे पाकिस्तान के भाई 2 बैठे हैं, ख़ास तौर पर पीरजादा साहब बैठे हुए हैं। इन्होंने भी बड़ा वेलकम किया था जब मोदी जी आए थे और मोदी जी ने कुछ कहा था और ये इनविटेशन हुआ, तो कई टेलीविज़न चैनल्स पर मैं इनकी बहस सुनता था। ऐसा लगता था कि मोदी जी यहाँ के नहीं पाकिस्तान के लीडर हो गए हैं। आज वो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं मुझको। तो मेरा ये कहना है, मैं एक सवाल अपने भाइयों से पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान में, अगर यही सिचुएशन हो और हमारे जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान के अंदर वो बलूचिस्तान के जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं उनसे अगर मिलना चाहें तो इनका रद्द अमल क्या होगा? ठीक है, इस ब्रेक के बाद हम इसका जवाब लेंगे। मैं जवाब देता हूं। जी सुल्तान, मैं बस जवाब देता हूं। सुल्तान अली जी और तारिक पीरजादा जी, जो सवाल अभी मीम अफजल साहब ने उठाया यहाँ पर स्टूडियो में, मैं चाहूंगी कि आप छोटे छोटे में दोनों उसका जवाब दें और बहुत ईमानदारी से इसका जवाब दें। मैं ईमानदारी और गैर सियासी अंदाज में जिसका अभी जिक्र हुआ था जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, कश्मीर जो है वो नरेंद्र मोदी के उस बयान के मुताबिक जो उन्होंने इलेक्शन से एक दिन पहले दिया और जिसका आज तक चर्चा है, उस बयान में कहा गया था कि कश्मीर का मसला हल करना चाहते हैं, पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं, आंखें नहीं दिखाना चाहते, आंखें मिलाकर बात करना चाहते हैं। उसके बाद अरुण जेटली ने, उसके बाद राजनाथ ने, उसके बाद खुद आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का कश्मीर पे बयान है। तो जब ये सूरत हाल है कि एक तरफ तो बात हो रही थी कश्मीर के हल की, तो उस सूरत हाल में जब आप ये कहते हैं कि कश्मीर के अंदर हमें कुछ नहीं करना चाहिए, ना बात करनी चाहिए, ना कुछ, क्यों कि अगर भारत बलूचिस्तान की बात करे तो क्या वो कबूल होगी? तो उसका जवाब ये है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मुतनाज़ा इलाका नहीं है। कश्मीर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक सबके मुताबिक एक मुतनाज़ा इलाका है। शिमला एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि इस पर बात होगी और तारिक इसका हल पीरजादा होगा। साहब, मैं ये विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि आपको मालूम नहीं होगा, शिमला समझौते तक आने की जरूरत नहीं है। 47-48 की कश्मीर युद्ध की तरफ अगर हम चले जाएं तो हमें याद आएगा यूनाइटेड नेशंस ने अपनी तरफ से कहा था कि पहले पाकिस्तान अपनी फौज हटाए, हिंदुस्तानी फौज उस इलाके में पहुंचे, उसके बाद रेफरेंडम हो। आप लोग रिवर्स में चाहते हैं ये सारी चीजें। बहुत ही अच्छी, आप बहुत जबरदस्त हैं और आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं जरा बात उसी के सिलसिले में कर लूं। उसके 2 हिस्से हैं। तारिक पीरजादा साहब, पाकिस्तानी फौज वक्त हमारे पास, माफ कीजिएगा, मेरी बात कर लीजिए। वक्त इतना ही था। जरूर आगे मैं फिर कोशिश करूंगी कि हमारे ऐसा शो हो तो मैं आपको फिर आमंत्रित करके हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जिसको पूरा वक्त नहीं मिल पाया उनसे माफी के साथ मैं इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करना चाहूंगी। देश और दुनिया की बाकी खबरें आज तक जारी।